ठीक, तो फोर्थ चैप्टर है अपना कृषि। कृषि मतलब खेती, खेती बाड़ी जो अपन नॉर्मल जो किसान होता है उनके बारे में है कि कौन कौन सी टाइप की खेती होती है, कौन सी फसल कब उगाई जाती है। वो जो भारत है उसमें अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ किस तरीके से हैं, उसके सब बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो कृषि के बारे में अपन पढ़ने से पहले जी अपन को पता होगा, अपन छोटे से थे तब भी किताबों में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे मतलब खेती को ज़्यादा मतलब ज़्यादातर लोग क्या खेती पढ़ते हैं। अपन ने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो ज़्यादातर लोग हैं जो रोजगार हैं वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक में, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान या कृषि क्षेत्र। ठीक, तो वही सब है, तो उसमें अपन यहाँ पर देखेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। ठीक, तो कृषि मतलब ये नहीं कि केवल खाने की चीज़ें। कृषि में अपन जैसे मान लो कोई भी पेड़ वगैरह हैं उनको उगाते हैं। ठीक, तो वो पेड़ हैं वो किसी भी उद्योग वगैरह हैं तो उनमें वो क्या कच्ची माल के रूप में अपन यूज करते हैं। तो वो जो पेड़ वगैरह हैं जो कच्ची माल के रूप में वहाँ पे उद्योगों में यूज किया है तो वो भी क्या खेती के अंतर्गत आएगा। ठीक, और खाद्यान्न वगैरह तो होते ही, जो अपन खाना वगैरह के लिए जो अनाज होता है वो उगाते हैं तो वो तो है ही खेती में। और एक टाइप का रहता है कि जैसे जो चाय, कॉफ़ी, मसाले वगैरह हैं ना, तो इनकी खेती क्या है, ये दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो क्या है, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह हैं, इनके मसाले वगैरह हैं। ठीक, तो उनको डायरेक्ट जो यूज करने वाले हैं, कंज्यूमर हैं, अपन लोग हैं, तो वो सीधे यूज कर सकते हैं। या फिर इनको कंपनियां हैं या फिर जो उद्योग वगैरह हैं वहाँ पे वो लोग अपन को अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो, था कृषि के बारे में। अब आते हैं कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। ठीक, अब खेती तो है, चलो ठीक है, पर खेती की एक जो सिस्टम है कि कितने बड़े लेवल पे या कितने छोटे लेवल पे खेती हो रही है, उसके हिसाब से जो खेती है उसके अलग अलग सिस्टम है, उनको अपन देखते हैं कि किस किस टाइप से सिस्टम डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है सिस्टम, या कह लो जो पहला टाइप है वो क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसे हेडिंग में क्या लिखा है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, तो प्रारंभिक मतलब जो अपनी जीविका मतलब एक जो आदमी का नॉर्मल रूटीन है या जो नॉर्मल उसका यूज है उसके लिए जो खेती करता है। जैसे कोई होता अपने गार्डन में, वही उसने अपनी सब्जियां उगा ली, छोड़, या फिर सब्जियां हो गई, या फिर कोई छोटा सा खेत है किसी के पास तो उसमें उसने अपना गेहूं वगैरह उगा लिए। तो क्या उसके जो साल भर का जो उसके परिवार के लिए जो चाहिए खाना, उसको जो अनाज की पूर्ति वो ऐसे छोटी सी हिस्से में खेती करके पूरा कर सकता है। ठीक, तो इस टाइप की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ठीक, तो मतलब जो नेचुरली अपन पानी बरस गया, अपन ने कोई फसल लगा दी है, कोई छोटे मोटे पेड़ लगा दिए घर पे ही, वो पीछे गार्डन में वो थोड़ी फसल उगा ली, तो उस टाइप की जो है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता में कमी आती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक, तो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है तो उसका जो एक सिस्टम है, कह लो उसमें जो इस टाइप की कृषि ज़्यादातर की जाती है वो किस टाइप से की जाती है, कर्तन दहन प्रणाली, मतलब स्लैश एंड बर्न। मतलब हमारी फसल हुई, हमने काट ली, उसका फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो लकड़ी के डंठल वगैरह जो बचे, उनको अपन ने जला दिया। तो जलाने से क्या होगा, वो जो क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल है वो फिर से ज़मीन में मिट्टी मिल जाएगा और उसकी उपजाऊता जो है वो फिर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम फसल केवल उगाते जा रहे हैं। तो ऐसा करते जाएंगे तो क्या होगा, जितने भी उसके पोषक तत्व होंगे वो सारे एक लिमिट टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो पर वहीं जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसको वहीं के वहीं डिस्पोज करने से क्या होगा, वो जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता बढ़ती रहेगी।
ठीक, तो जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक, ऐसे ही क्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से क्या होगा, एक जमीन के टुकड़े पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो क्या है, जमीन की मिट्टी की उर्वरता है वो बरकरार रहती है। अब एक ही जगह पे अपन खेती करते हैं, एक ही जगह के सारे संसाधन को ख़त्म करते हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। पर अपन थोड़ा यूज करें फिर आगे चले जाएँ दूसरी जगह का यूज करें, तो जब तक वहाँ यूज करेंगे तब तक यहाँ के रिकवर हो जाएंगे। ठीक, चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करती, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक, एक पॉइंट क्या है इसमें कि जो खेती है वो छोटे लेवल पर करते हैं। एक आदमी अपनी जीवन या अपनी जो परिवार है उसकी आवश्यकता के लिए खेती करता है, तो इसमें ज़्यादा बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता कि हम ज़्यादा खाद लगाएं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बीज या कह लो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें उसमें, है ना। तो उत्पादकता कम होती है, हमें छोटी से मतलब एक कम मांग है, कम डिमांड है, तो उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपन। ठीक, अब जो इस टाइप की खेती है इसको अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन साइड के राज्य जो हैं उनको क्या बोलेंगे, झूम खेती कहते हैं, है ना। मणिपुर है पामू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वहाँ पे इसे दीपा कहा जाता है। ठीक, जैसे ये अपना फोटो है इसमें क्या दिख रहा है कि जो है एक जब खेती करी, जो वेस्ट मटेरियल था उसको वहीं जला दिया और दूसरी जगह पे खेती करने लगे। दूसरा टाइप निकल के क्या आता है, गहन जीविका कृषि। अब वो तो क्या थी, अपनी प्रारंभिक जो अपनी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। अब आते हैं इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाते हैं कि एक जो बड़े लेवल पे जो एक मान लो एक गांव है ना। तो गांव में खेती की तो उस जो अब शहर है वो वहाँ पे जो लोग हैं उनको खाने के लिए जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, गहन जीविका कृषि। मतलब अब एक पहले क्या था, आपने अपने परिवार के लिए खेती करी, वो हो गई। अब परिवार के बाद जब वो पूरे एक समाज है या पूरा एक जो बड़े लेवल पे अपन जाए तो उन सबकी जो आवश्यकता की पूर्ति उनको खाने के लिए जो चाहिए वो उसकी पूर्ति के लिए क्या जो सिस्टम है वो क्या है, गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनकी जो पूर्ति है खाने की उसको करने के लिए क्या है, गहन जीविका कृषि का सिस्टम इस वाले तरीके से खेती की जाती है। यहाँ जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब क्या है, हमें बड़े लेवल पे आपूर्ति करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड पूरी करनी है, तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। तो अब ज़्यादा अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा उत्पादन करने के लिए हमें जो उर्वरक हो गए या फिर सिंचाई वगैरह के जो सिस्टम होते हैं उनका फिर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अब एक पॉइंट और जो निकल के आ रहा है कि भू स्वामित्व में विरासत के आधार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। मतलब अपन पिछले टाइम में जाएं, अब थोड़ा अपन हिस्ट्री में जाएं, तो उस टाइम में क्या इतने परिवार बिखरे बिखरे नहीं रहते थे, है ना। सब एक क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त परिवार या कह लो एक पूरी फैमिली साथ में रहती थी, कंबाइंड फैमिली थी। ठीक, तो वहाँ पे क्या जो खेत है तो पूरे एक परिवार का हुआ करता था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, सब अलग अलग अपने अपने जो हैं वो उनमें डिवाइड होने लगी। जैसे मान लो एक फैमिली है उसमें 4 भाई हैं, तो वो खेती जो है जो खेत है वो क्या उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 लोगों में बट जाएगा। तो 4 लोगों में बट जाएगा तो चारों के हिस्से में कम कम पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अब उसमें अगर वो इतना बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा के उसमें खेती करते हैं, तो इतनी उनको आउटपुट नहीं मिलता, इतनी उनको इनकम नहीं होती, तो ओवरऑल क्या वो लॉस में चले जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, जो भूमि है, कृषि भूमि है, उस पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब छोटे से हिस्से से ज़्यादा खेती करना चाहते हैं, तो उससे क्या है, जो भूमि की उर्वरकता है वो भी कम होती आ रही धीरे धीरे। तीसरा टाइप को जो है वो क्या है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जैसा है तो कमर्शियलाइज इसको बोलते हैं, वाणिज्य को इंग्लिश में बोले हैं कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल। तो इसका क्या है, अब जैसे जो बड़े लेवल पे आ जाओ, जैसे हमें कोई फैक्ट्री वगैरह है ना, तो वहाँ पे वो उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अब फिर वाणिज्यिक कृषि आती है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है।
ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हमें पैदावार और ज़्यादा चाहिए क्योंकि डिमांड अब और बड़े लेवल की हो गई, तो उसके लिए क्या हम अच्छी क्वालिटी के बीज, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कीटनाशक जो होते हैं वो, सिंचाई के जो सिस्टम होते हैं वो उनका यूज करना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या और कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट है खेती में वो और बड़े लेवल का होगा। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक। वाणिज्यिक फसल जब बात आती है तो बात आती है कि जो एक स्टेट स्पेसिफिक, मतलब कोई राज्य है उसमें एक किस विशेष फसल पर जोर दिया जाता है ना। तो जैसे अपन हरियाणा पंजाब जाएँ तो वहाँ पे क्या है, चावल जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है या वहाँ का जो है ज़मीन है, तो उस पर चावल अच्छे लेवल का होता है। तो वहाँ का जो कमर्शियल है या कह लो जो ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती है वो क्या है, चावल। ठीक। पर अगर अपन दूसरी साइड उड़ीसा साइड जाएँ तो वहाँ पे क्या है, जे एक बस एक जीविका फसल मतलब केवल केवल उतना उगाते हैं या फिर उतना केवल खरीदते हैं जो उनकी बस केवल जो जीविका है वो पूरी हो जाए, मतलब उनको इतने बड़े लेवल पर नहीं लेके उनको बेचना है या कह लो उससे फ़ायदा कमाना है ना। तो केवल वो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो उतनी खेती करते हैं। पर अगर जो हरियाणा पंजाब है वहाँ पे क्या है, इसका वाणिज्यीकरण है, मतलब उसको वो इतने बड़े लेवल पे कि उसको जो मार्केट वगैरह है उनमें बेच के वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इस प्रकार सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं भारत, दक्षिण भारत के केले के रोपड़ की खेती। रोपड़ खेती मतलब एक तरह से कह लो जो आपसे अपन ने हिस्ट्री में पढ़े थे, बागान है ना, जो जंगल है उसको काट के अपन ने एक सिस्टमेटिक ढंग से पेड़ लगाए थे लाइन से, जिससे क्या कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग सकें एक टाइप के। तो वही यहाँ पे क्या है, जो रोपड़ कृषि है वो इसी टाइप से है। ठीक। कि हमें कोई स्पेशल हमारी डिमांड है कि जैसे हमें लंबे लंबे पेड़ चाहिए, तो हमने जो एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस है ना, तो उसकी पेड़ लगा दी, तो उससे क्या हमें लंबे लंबे बांस वगैरह, या फिर बांस है तो हमें टोकरी वगैरह बनानी है तो उसकी डिमांड है ज़्यादा, तो हमने बांस की खेती करी। तो इस टाइप की जो खेती है उनमें क्या रोपड़ कृषि है ना, क्योंकि हमें जो हम समझ रहे हैं कि आज की डिमांड है उसके हिसाब से हमने खेती की। जैसे यहाँ पे ये है कि केले की रोपड़ कृषि, तो दक्षिण भारत में जो क्या केले के पत्ते का ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे क्या उसके लिए अलग से रोपड़ कृषि के थ्रू केले पे ही केवल ज़्यादा जोर दिया था है ना। तो वो क्या है, इस स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है कि किस राज्य में क्या ज़रूरत है या कह लो उसका क्लाइमेट कैसा है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं है ना। तो असम, उत्तर बंगाल वगैरह जाएँ तो वहाँ पे क्या है, चाय वगैरह है, तो इसका क्या उन्हें पता है कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वो चाय की फसल अच्छी होगी, तो वो चाय की खेती ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है उसके लिए कि वो एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो खेती करते हैं। चूंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार संसाधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक। और रोपड़ कृषि का एक और क्या है कि जे डायरेक्ट यूज होती है। जैसे मान लो रोपड़ कृषि मैंने चाय की खेती की, तो चाय की जो है तो वो जैसे ही फसल अच्छी होगी तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर उसका हमें कोई उससे कुछ दूसरी चीज़ नहीं बनानी होती है ना। जैसे मान लो कोई मसाले वगैरह हैं है ना, तो उनकी खेती के लिए हमें उनको जैसे ही फसल अच्छी होती है हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें ऐसा कोई मतलब उनका कोई दूसरा यूज नहीं होता है ना, तो वो डायरेक्ट यूज होता। तो इसके लिए हमें क्या उनके विकास मतलब ऐसी जो है रोपड़ की थी, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमें दूसरे फैक्टर क्या होते हैं, परिवहन और संचार, मतलब जल्दी से जल्दी जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाए। तो इसके लिए जो परिवहन तंत्र है, जो कह लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। फिर आता है शल्य प्रारूप। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शल्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक। तो जो रबी फसलें वो क्या है, सर्दियों में जो बोई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक।
और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है ना। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक, तो गेहूँ, जौ, मटर, चना जो अब जो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम आने वाला है उस टाइम जो फसलें बोई जाएंगी, ठीक, तो वो ये रबी की फसलें होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं। ठीक, और इनकी कटाई का टाइम क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक, तो अब जो यहाँ पर राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या ऐसा है कि यहाँ पर जो रबी की फसलें हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो इनका जो रबी की फसलें हैं वो यहाँ इन राज्यों में महत्वपूर्ण है ना, इनको ज़्यादा उगाया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक, जो मानसून है होता है वो भी डिसाइड करता है कि कब कहाँ वर्षा होगी, तो उसी हिसाब से जो ये उत्तर भारत वाला जो इलाका है वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, तो इनका जो रबी की फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी और उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अपन ने हरित क्रांति शायद 9th क्लास में था, हरित क्रांति के बारे में, वहाँ पे जो चावल और गेहूँ थी उनकी खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक, तो जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों में जो हरित क्रांति की सफलता भी इसी कारण की थी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो रबी की फसलों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उनमें जो फसलें अच्छी होती हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक, अब जो पहला हो गया रबी की फसल, दूसरा हो गया खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें जो हैं वो अपने देश में मानसून के आगमन से, मानसून का आगमन होता है जून के आसपास, तो जून, जुलाई, क्या बोलते हैं, ठीक, तो जून मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। मतलब जून जुलाई के समथिंग जब मानसून मई जून में आया तब फसल बो दी गई, और सितंबर अक्टूबर मतलब रबी की फसल बोने से पहले का टाइम, अभी जो टाइम चल रहा है सितंबर अक्टूबर का, उसमें काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ठीक, तो जो चावल की खेती है उसमें क्या बोल रहे हैं कि असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब जो अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी नहीं पूर्वी घाट है ना, तो जो अपना पूर्वी घाट है उस साइड में जो अपना है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सपोर्ट करता है चावल की खेती ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है उसके लिए। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें औश, अमन और बोरो बोई जाती है। ये धान की 3 फसलों के नाम है कि औश, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक, तो जो जायद की फसल है वो क्या है, जो गर्मी वाले सीजन में, एक तो हो गई सर्दी की, एक हो गई बरसात की, जो गर्मी वाले सीजन में जो फसलें वो सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं वो क्या है, जायद की फसल, जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां ना। अब आता है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें जो हैं कि एक राज्य है उसकी मुख्य फसल क्या है या उसमें कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है उस टाइप में। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट वगैरह शामिल हैं। ठीक, अब जैसे ये मैप है इंडिया का, तो इसमें ये कलर के हिसाब से देखो, जो डार्क ग्रीन है वो क्या है, प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र मतलब जो चावल के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो अगर जैसे अपन देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल और बिहार, और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ना, ये सारे जो साइड में जो पश्चिमी घाट और इधर केरल पूर्वी घाट। ठीक, तो इन पे जो चावल है वो ज़्यादा उगाया जाता है। फिर उसके बाद जो थोड़े से लाइट कलर में, लाइट ग्रीन में, उनमें चावल की खेती इनकी अपेक्षा थोड़ी कम होती है।
ठीक, तो मुख्य फसलों में पहली क्या है? चावल। भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक, चावल उत्तर उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। ठीक, दूसरी जो मुख्य फसल है वो क्या है? गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुख्य महत्वपूर्ण फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चावल के लिए अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है तो गेहूँ उसके आधे या आधे से थोड़ा ज़्यादा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो तो वहाँ पे गेहूँ की फसल आराम से उग सकती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक, तो गेहूँ जो है वो कौन से जो इधर गंगा मैदान है, गंगा और सतलुज वाला जो मैदान है, बिहार, सॉरी बिहार नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाला इलाका वो, और इधर जो अपना दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो अपना आता है इधर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाला जो एरिया वो। फिर आते हैं मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक, अगला है क्या? बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथल काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब जैसे जो गेहूँ है उसके बारे में, जो इंडिया के मैप में अगर गेहूँ को देखेंगे, गेहूँ के लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो ये अपन देखेंगे जो डार्क कलर में है ये, तो वो इधर ऊपर से अपन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का ऊपरी वाला भाग हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आधा से ज़्यादा, तो ये वाला जो एरिया है वो गेहूँ के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इधर पूरा गंगा नदी और इधर जो अपना मध्य प्रदेश और इधर जो है एरिया वो काली मिट्टी, तो जो पूरा जो है वो गेहूँ के लिए उपयुक्त है। फिर आता है मक्का। मक्का मतलब जो भुट्टा होता है उसकी फसल। मक्का ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशन जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, तो जो जितने भी टाइप के जो खाद्यान्न हैं जो भी है उनमें मैंने याद कर रखना है कि कौन सा खाद्यान्न किस राज्य में विशेष रूप से पाया जाता है ना। जो गेहूँ है वो किस राज्यों में ज़्यादातर पाया जाता है, चावल किस राज्य में ना, तो मेन ये याद रखना है। फिर आता है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, मतलब खाते भी हैं और उगाते भी हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? खरीफ मतलब जो बारिश वाला सीजन है वो, और रबी मतलब जो सर्दियों वाला सीजन है। दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। ठीक, तो दालों का फ़ायदा एक तो अपने लिए कि प्रोटीन भी है, दूसरा जो भूमि की उर्वरकता है उसको भी बढ़ाती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। मतलब जो होते ना, एक खेती की उसके बाद दूसरी खेती की, या एक खेती के बाद जैसे आलू या फिर कोई एक खेती करी, ठीक, तो जस्ट उसके बाद दोबारा से आलू करने से करेंगे तो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो उससे पहले एक बार दालें या फिर ऐसी जो दलहन वाली फसलें होती हैं वो एक बीच में एक भी एक बार उगा दी तो उससे क्या है, जो मिट्टी की उर्वरता है वो फिर से सही हो जाएगी, तो फिर जो अगली फसल है वो अच्छी होगी। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं।